Jai Hind to one and all. Today I am here with the 9th class SST English medium. Today we are going to discuss chapter number 2 of economics. That is people as resource. In our yesterday's parts, we have discussed a lot about people as resource. We have discussed that people are productive or useful when they have technical knowledge, they have good health. Okay, so we have also discussed a lot about economical activities by men and women and quality of population. Now we are going to discuss about unemployment. Today we are going to discuss conclusion part of chapter number 2, resources of India. So let's start their conclusion part. What is unemployment? Okay, Sakal's mother Sheila looked after her domestic chores, children and helped her husband Duta in the field. Sakal's brother Jitu and sister Setu spent their time playing and roaming. Can you call Sheila or Jitu or Setu unemployment? Why not? देखिए यहाँ पर हम अनएम्प्लॉयमेंट पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि अनएम्प्लॉयमेंट होता क्या है। देखिए अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है बेरोजगारी। बेरोजगारी का मतलब ये नहीं होता है कि कोई व्यक्ति काम ही नहीं करना चाह रहा है और उसको हम बेरोजगार कहेंगे, उसकी मन से इच्छा नहीं है और उसको हम बेरोजगार कह देंगे, ऐसा नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट जब उस सिचुएशन को कहते हैं जब कोई व्यक्ति काम करने की इच्छा रखता है और वो काम की तलाश भी करता है लेकिन उसको वो काम नहीं मिल पाता या सेटिस्फैक्टरी वर्क उसको नहीं मिल पाता। मीन्स जिस टाइप का उसको टेक्निकल नॉलेज है या एजुकेशन है उसकी, उस अकॉर्डिंग उसको जॉब नहीं मिल पाती, फिर उसको एक छोटी जॉब से सेटिस्फाइड करना पड़ता है या फिर उसको जॉब मिल ही नहीं पाती या उसको यदि वो लेबर है तो उसको काम नहीं मिल पाता। ओके, इस सिचुएशन को हम अनएम्प्लॉयमेंट कहेंगे। तो यहाँ पर हम अनएम्प्लॉयमेंट नहीं कह सकते कि जो शकल की मदर है वो कोई वर्क करना नहीं चाहती है, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं बाहर के वर्क में। इसके अलावा जो उनके जो छोटे ब्रदर, उनके जो छोटे बच्चे वगैरह हैं, शकल्स ब्रदर जीतू एंड जो शकल्स के ब्रदर है जीतू और उनकी जो सिस्टर है सेतु, ये बहुत ही छोटे हैं, ये वर्क कर ही नहीं सकते। तो यहाँ पर भी अनएम्प्लॉयमेंट हम नहीं कहेंगे। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट वहाँ पर होती है जहाँ पर व्यक्ति वर्क करना चाहता है और उसको वर्क नहीं मिल पाता। देखिए अनएम्प्लॉयमेंट हम कह सकते हैं 15 to 59 ईयर्स के बीच में, 14 साल तक के आयु के जो बच्चे हैं उनको हम स्मॉल चिल्ड्रन या स्मॉल किड मान लेते हैं और कहीं ना कहीं उनसे वर्क कराना हमारे देश के अंदर प्रतिबंधित भी है, उसके ऊपर सजा भी हो सकती है। लेकिन जो 15 ईयर्स से 59 ईयर्स तक के जो लोग हैं वो किसी काम को ढूंढना चाहते हैं, उसकी तलाश करते हैं लेकिन वो उन्हें नहीं मिल पाता, तो ये अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन क्रिएट हो रही है। अब इससे क्या क्या नुकसान होते हैं वो हम आगे देखने वाले हैं। कि इन केस ऑफ इंडिया वी हैव अनएम्प्लॉयमेंट इन रूरल और अर्बन एरियाज, हाउएवर द नेचर ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट डिफरेंट। देखिए इंडिया के अंदर जो रूरल और अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट है दोनों का जो नेचर है वो डिफरेंट होता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रूरल अनएम्प्लॉयमेंट की। रूरल मीन्स के ग्रामीण क्षेत्र के अंदर। यदि मैं रूरल अनएम्प्लॉयमेंट की बात करूं तो यहाँ पर व्यक्ति के पास में यहाँ पर जो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट होती है, मतलब आप लोगों को मालूम है कि जो रूरल एरियाज है वो ज़्यादातर खेती का वर्क होता है, फार्मिंग का वर्क होता है। तो उस फार्मिंग के वर्क में जो अनएम्प्लॉयमेंट होती है वो सीजनल होती है। मीन्स जब फसल को बोया जाता है या काटा जाता है उस समय तो लोगों को बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिलता है और वो फील्ड के अंदर वर्क करते हैं और अपना जो नीड्स उसको फुलफिल करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जब इन चीज़ों का सीजन नहीं होता तो एम्प्लॉयमेंट की कमी हो जाती है, वहाँ पर उनको काम नहीं मिल पाता, कुछ छोटा मोटा काम ही मिलता है या बिल्कुल ही काम नहीं मिलता है। ओके, आगे देखते हैं। केस ऑफ डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयमेंट, पीपल अपीयर टू बी एम्प्लॉयड, दे हैव एग्रीकल्चर प्लॉट वेयर दे फाइंड वर्क। दिस यूजुअली हैपेंस अमंग फैमिली मेंबर्स engaged in the family activity. The work requires the service of the 5 people but engaged in 8 people. 3 are extra. These 3 of the people work in the same plot as the other. देखिए अब हम थोड़ा सा एक केस ऑफ डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर लें। एक यहाँ पर केस है जो डिस्कस्ड है, वो डिस्कस्ड ऐसा होता है कि खेत किसी के पास में मान लो और वहाँ पर वो स्वयं ही उसमें मजदूरी करता है,
स्वयं मीन्स किसी घर के अंदर 8 लोग हैं, स्वयं उसमें मजदूरी करते हैं, स्वयं वर्क करते हैं ना। 8 अगर हम वयस्क लोगों की बात करें, एडल्ट लोगों की जो उसमें वर्क करते हैं, तो लेकिन उस खेत के अंदर केवल और केवल 5 लोगों की जरूरत है, 5 लोगों की आवश्यकता है। अब ये जो एक्स्ट्रा 3 है, इससे उनकी जो कल्टीवेट उनकी जो फसल है उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ नहीं जाएगी, और जो उनकी फसल है वो बढ़ नहीं जाएगी, वो उतनी ही रहेगी जो एग्रीकल्चर प्लॉट में है, उसको काटने के बाद वो सेम रहेगी। तो यहाँ पर जो 3 लोगों ने ज्यादा काम किया तो वो उनके पैसों में ऐड नहीं हुआ, मतलब उसे उसके लिए कोई एक्स्ट्रा पैसे या एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं मिला। जो 5 लोगों का वर्क था वो 5 भी उसको कर सकते थे। तो ये एक फिनोमिना है, ये कि केस है, डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयमेंट का एक केस ये हो गया। आगे हम देखते हैं, अगर हम अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें, ये बात हो गई रूरल अनएम्प्लॉयमेंट की, जितनी सारी अभी हमने बात करी है रूरल अनएम्प्लॉयमेंट की बात है, इसमें सीजनल भी आ गई और एक डिस्कस्ड केस भी हमने देख लिया जो कि कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट को बिलोंग करता है। अब अगर हम बात करें अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट की, तो अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट थोड़ी सी डिफरेंट होती है रूरल अनएम्प्लॉयमेंट से। ओके, जो रूरल अनएम्प्लॉयमेंट है वहाँ तो ज़्यादातर लोग खेती पे डिपेंड है, या जिनके पास खेत नहीं है वो मजदूरी पे डिपेंड होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो अर्बन एरिया है, अर्बन एरिया में ज़्यादातर जो व्यक्ति वो एजुकेटेड होते हैं और उनके पास में मेट्रिकुलेशन या ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होती है, लेकिन उसके बावजूद भी वो वर्क को नहीं फाइंड आउट कर पाते या उनको काम नहीं मिलता है। ओके, A study showed that the unemployment of graduate and postgraduate has increased faster. ये हमें मालूम पड़ रहा है कुछ समय से कि कुछ लोगों के पास में पोस्ट ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन की डिग्री है लेकिन उसको वर्क नहीं मिल पाता। A paradoxical manpower in the certain category coexists with the shortage of manpower in other. There is unemployment among technically qualified person. देखिए कभी कभी कोई व्यक्ति टेक्निकली क्वालिफाइड होता है लेकिन उसको भी वर्क नहीं मिल पाता। मीन्स वो फैक्ट्री के अंदर मशीनें चलाना जानता है या जेसीबी या क्रेन वगैरह वो चलाना जानता है, उसको टेक्निकल नॉलेज है लेकिन उसके बावजूद उसे वर्क नहीं मिल पाता। तो एक ये रूरल अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है। While there is a dearth of the technical skills required for the economic growth. देखिए इकोनॉमिकल ग्रोथ के लिए टेक्निकल स्किल की जरूरत है। यदि हमारे पास में टेक्निकल स्किल नहीं है या एजुकेशन नहीं है तो इकोनॉमिकल ग्रोथ नहीं हो सकती देश की। लेकिन कहीं ना कहीं एक सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो जाती है कि ज्यादातर लोग जो ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट हैं या उनके पास में टेक्निकल नॉलेज है कुछ ग्रुप्स ऑफ पीपल के पास में, लेकिन फिर भी उन्हें वर्क नहीं मिल रहा है क्योंकि वर्क है नहीं इतना, तो ये अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन कहलाएगी। Employment leads to wastage of manpower. Unemployment leads to wastage of power people who are an assets of the economy turn into liability. देखें अनएम्प्लॉयमेंट एक वेस्टेज ऑफ पावर है। जो लोग काम करना चाहते हैं, जो इकोनॉमी को ग्रोथ करते हैं, कहीं ना कहीं वो इकोनॉमी के लिए ही बोझ बन जाते हैं। ओके, देयर इज अ फीलिंग ऑफ होपलेसनेस। यहाँ पर बहुत सारी उनको होपलेसनेस की फीलिंग आती है, निराश हो जाते हैं वो। ओके, पीपल डू नॉट हैव इनफ मनी, उनके पास वो मनी नहीं होती, पैसे नहीं होते अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए। इनएबिलिटी ऑफ एजुकेटेड पीपल हु आर विलिंग टू वर्क टू फाइंड गेनफुल एम्प्लॉयमेंट इम्प्लाइज अ ग्रेट सोशल वेस्टेज। इस तरीके से बहुत ज्यादा सोशल वेस्टेज होता है अनएम्प्लॉयमेंट के कारण, क्योंकि वो अपनी फैमिली को सपोर्ट नहीं कर पाते हालांकि उनके पास एजुकेशन है या टेक्निकल स्किल है। अनएम्प्लॉयमेंट टेंड्स टू इंक्रीज इकोनॉमिक ओवरलोड। कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट से इकोनॉमिक ओवरलोड बढ़ जाता है। The dependence of the unemployment on the working population increases. देखिए जो वर्किंग पॉपुलेशन है उसके ऊपर अनएम्प्लॉयमेंट लोगों का जो लोड है वो बढ़ जाता है, या हमारी इकोनॉमी के ऊपर बोझ बढ़ना भी इसको कह सकते हैं। किस तरीके से, जैसे घर में मान लो 5 पीपल है, 5 अगर हम एडल्ट लोगों की बात करें, वहाँ 3 लोगों की जॉब है, यदि पेरेंट्स की जॉब है और इसके अलावा उनके जो 2 चिल्ड्रन है उनकी जॉब है, लेकिन बाकी के जो 2 लोग हैं उनके पास में कोई जॉब नहीं है और उनका कोई ठीक तरीके से वर्क नहीं करते वो, तो इनका जो लोड है वो भी बाकी के जो 3% है उनके ऊपर पड़ेगा। मतलब जो 3% है उनको कहीं ना कहीं कमाना पड़ेगा 5 लोगों के लिए, तो इससे इकोनॉमिकल लोड बढ़ता है। द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल एज वेल एज सोसाइटी इज एडवर्सली अफेक्टेड। इस तरीके से उस इंडिविजुअल की लाइफ भी अफेक्ट होती है, कहीं ना कहीं फैमिली में भी अफेक्ट पड़ता है और सोशल लाइफ भी अफेक्ट होती है। व्हेन अ फैमिली हैज टू लिव ऑन अ bare substitute level, there is a general decline in its health, stresses and rising withdrawal from the school system। लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं बहुत सारी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट होती है। जो व्यक्ति अनएम्प्लॉयमेंट होता है वो अपनी हेल्थ की तरफ भी ध्यान नहीं दे पाता, कहीं ना कहीं उसकी हेल्थ भी ग्रेजुअली डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। ओके, और इसके अलावा
यदि व्यक्ति अनएम्प्लॉयमेंट है तो वो अपने चिल्ड्रनों को भी ठीक से पढ़ा नहीं पाएगा, मतलब स्कूल से जो विड्रॉल करने का जो सिलसिला है वो शुरू हो जाएगा, है ना। हेंस अनएम्प्लॉयमेंट हैज detrimental impact on the overall growth of the economy. Increase in the unemployment is an indicator of a depressed economy. देखिए तो इस तरीके से जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो इकोनॉमी के ऊपर बहुत ज़्यादा असर डालती है। यदि किसी देश के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है तो कहीं ना कहीं उस देश की इकोनॉमी के ऊपर बुरा असर पड़ता है उसका। इट ऑल्सो वेस्ट द रिसोर्स, ये हमारे रिसोर्सेज को भी वेस्ट कर देती है। मीन्स जो रिसोर्स अभी जमीन के अंदर है उसे हमें निकालना चाहिए, उसमें स्किल्ड लोगों की जरूरत होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं हमें जब वर्क नहीं मिल पा रहा है तो वो जो इकोनॉमिक वो जो रिसोर्स है हमारे वो वेस्ट हो रहे हैं। इसके अलावा जो हमारा पीपल एक रिसोर्स है वो भी वेस्ट हो रहा है। ओके, इन द केस ऑफ इंडिया statistically the unemployment rate is low. A large number of people represented with a low income and productivity are counted as employment. देखिए अगर मैं इंडिया की बात करूं तो बहुत सारे यहाँ पर ऐसे लोग हैं जिनको जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं है, मतलब वो कम कीमतों के ऊपर काम कर रहे हैं या जो उनकी डिग्री है या जो उनकी क्वालिफिकेशन है उससे उन्हें कम पैसा मिल रहा है, लेकिन फिर भी इंडिया में उनको एम्प्लॉयड कह देते हैं कि ये वर्क कर रहे हैं, जो कि किसी न किसी जगह वो काम कर रहे हैं। ओके, तो ये भी एक डिस्कस्ड सिचुएशन है। They appear to work throughout the year, but in terms of their potential income, it is not advocate for them. देखिए वो दिन भर रात भर काम करते रहते, मतलब साल के 12 महीने काम करते रहते, लोगों को लगता है कि ये एम्प्लॉयड है, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी इनकम इतनी नहीं है, उनका पोटेंशियल जो है वो ज्यादा है, लेकिन उसके मुकाबले में उनकी इनकम जो है वो कम है। The work they are pursuing seems forced upon them. They may therefore want other work for their choice. देखिए आप हमेशा उन्हें सिचुएशन लगती रहती है कि मुझे जो वर्क चाहिए, मेरे पास जो डिग्री है या मेरे पास जो टेक्निकल नॉलेज है उस अकॉर्डिंग वर्क नहीं है, उसकी तलाश में वो हमेशा रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो उन्हें नहीं मिल पाता, कम पैसों के ऊपर ही उन्हें वर्क करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक ऐसी सिचुएशन है, ये भी एक डिस्गस्टिंग सिचुएशन है। Poor people cannot afford to sit idle. They tend to engage in the any activity in respect of the earning potential. Their earning keeps upon the bare substitute level. देखें अब यहाँ पर एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट की हमने बात कर ली, जो पुअर लोग हैं, गरीब लोग हैं, जो मजदूर वर्ग के लोग हैं, वो भी खाली नहीं बैठ सकते, तो वो काम की तलाश में रहते हैं। यदि अगर आपको इसकी सिचुएशन देखना है तो आप कोई से मजदूर चौराहे पे जो हर शहरों में रहता है वहाँ जाके देख सकते हैं। कोई एक काम के लिए बंदा अगर वहाँ पर आता है कि भाई मुझे दिन भर मजदूरी का काम है आपसे लेना है, तो उसको जो है 4 लोग वहाँ घेर के खड़े हो जाते हैं कि भाई मैं भी राजी हूँ, मैं भी राजी हूँ। तो फिर कोई एक बंदा ऐसा होता है जो कम कीमत में काम करने को भी तैयार हो जाता है, क्योंकि तो कहीं ना कहीं जो उनमें पोटेंशियल है उसके अकॉर्डिंगली वर्क नहीं मिल पाया, तो यहाँ पर भी जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं है। Moreover, the employment structure is categorized by self-employment in the primary sector. The whole family contribute in the field, even not everybody is really needed. So there is a discussed unemployment in the agriculture sector, but the entire family shares wants being produced. This concept of the sharing of the work in the field and the produce reduces the hardship of the unemployment in the rural sector, but this does not reduce the poverty of the family. Gradually surplus the labor from the every household tends to migrate from विलेज इन सर्च ऑफ जॉब। देखिए एक सिचुएशन तो मैंने आपको पहले भी बताई, यहाँ पर भी इस पैराग्राफ में मैंने डिस्कस करी है कि गांव के अंदर क्या होता है कि जो लोग हैं वो खेती करते हैं, खेती के बाद में जब वो फसल पक जाती है तो उसको काटते हैं। तो हमने एक सिचुएशन डिस्कस करी थी कि 8 लोग हैं, 8 लोगों की वहाँ जरूरत नहीं, 5 लोगों में ही काम हो सकता है। तो ये 3 लोगों ने एक्स्ट्रा वर्क किया, इसके लिए इनको कोई एक्स्ट्रा इनकम नहीं मिली। इनको जो एक उस फील्ड से जितनी इनकम होना थी वही लिमिटेड इनकम ही इनको मिली। तो जब ऐसी सिचुएशन होती है तो वहाँ पर फिर जो बहुत सारे लोग हैं वो सिटी की तरफ आकर्षित होते हैं, सिटी की तरफ जाते हैं कि भाई यहाँ पर फील्ड में हम वर्क कर रहे हैं तो हमें उतने पैसे नहीं मिल पा रहे हैं। तो बाकी के जो लोग हैं वो सोचते हैं, घर के जो 3 एक्स्ट्रा लोग हैं जिन्होंने वर्क किया वो सोचते हैं कि अब हमें सिटी की तरफ जाना चाहिए, कुछ नया एम्प्लॉयमेंट ढूंढना चाहिए। ओके, तो ये माइग्रेट होना शुरू हो जाते हैं। Let us discuss about the employment scenario in the 3 sectors mentioned earlier. Agriculture is the most labor-absorbing sectors of the economy. In recent years, there has been a decline in the dependency of the population on the agriculture because of the discussed employment discussed earlier. Some of the surplus labor in the agriculture has moved to either the secondary or tertiary sector. In the secondary sector, small-scale manufacturing is most labor-absorbing. In the case of the tertiary sector, various new services are appearing like biotechnology, information technology, and so on. देखिए यदि मैं 3 सेक्टर की बात करूं, 3 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी है,
जिससे लोग पैसे कमाते हैं। पहला होता है प्राइमरी सेक्टर, जिसमें हम डायरेक्ट नेचर से जुड़े हुए हैं, जैसे माइनिंग है, एग्रीकल्चर है। दूसरा होता है सेकेंडरी सेक्टर, जो फैक्ट्री और इंडस्ट्रीज है, जहाँ पर चीज़ें प्रोड्यूस होती है, या स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वगैरह। और तीसरा सर्विस सेक्टर या टर्शरी सेक्टर बोलते हैं, जिसमें हम सर्विस ले रहे होते हैं किसी चीज़ की, जैसे कि कोरियर वगैरह है, या कहीं ना कहीं जो मोबाइल का आपका सर्विस प्रोवाइडर होता है, आइडिया, एयरटेल, ये सब सर्विस सेक्टर है। तो देखें कहीं ना कहीं क्या हुआ है कि जो एग्रीकल्चर है ये मोस्ट एब्जॉर्बिंग सेक्टर है इकोनॉमी का, जहाँ पर जो कहीं ना कहीं लेबर को बहुत ज़्यादा एब्जॉर्बिंग करता है, बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है। तो कुछ चंद दिनों में एग्रीकल्चर के ऊपर लोगों की डिपेंडेंसी खत्म हुई है। वहाँ से एग्रीकल्चर जो फील्ड है उसको छोड़ के बहुत से लोग सिटी के अंदर आए हैं। बहुत से लोगों ने जो सेकेंडरी सेक्टर है उसको अडॉप्ट कर लिया, फैक्ट्रीज वगैरह और इंडस्ट्रीज वगैरह में वो वर्क करने लग गए, और यहाँ से उनकी जो इकोनॉमिकल ग्रोथ स्टार्ट होना शुरू हो गई। उसके बाद में बहुत से ऐसे लोग हैं जो सर्विस सेक्टर के अंदर आ गए। आज जो है सर्विस सेक्टर एक उभरता हुआ सेक्टर है भारत के अंदर, तो बहुत से लोग वहाँ आ गए, जैसे बायोटेक्नोलॉजी है, या आईटी सेक्टर है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये सब सर्विस सेक्टर कहलाएगा। या कोरियर है, या आपके यहाँ जो डिलीवरी बॉय वगैरह आते हैं, पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय है, या जोमेटो से जो डिलीवर करने के लिए आते हैं, तो ये सब सर्विस सेक्टर है। इसको सर्विस क्यों कहेंगे कि वो हमें सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, जो चीज़ें बन रही है वो उनके यहाँ नहीं बन रही है। ओके, वो केवल एक माध्यम है। वहाँ से मीन्स कोई सी एक होटल है देवास की जो बहुत अच्छा खाना सर्व करती है, मान लो फॉर एग्जांपल महाकाल होटल, तो बहुत अच्छा खाना सर्व करती है। हमें ऑर्डर करना है वहाँ से, तो हमने अपनी मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर ऑर्डर किया और हमने कुछ चीज़ें मंगाई। तो देखिए जो व्यक्ति लेके आया वो सर्विस सेक्टर में वर्क कर रहा है, मीन्स उसने कुछ बनाया नहीं, केवल और केवल हमने उसकी एप्लीकेशन के ऊपर ऑर्डर दिया। उस ऑर्डर के ऊपर उस व्यक्ति ने क्या किया, मीन्स उस सेक्टर ने, वो जो सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं उन्होंने क्या किया, उन्होंने महाकाल जो होटल है उनको कहा कि भाई इतनी इतनी चीज़ें या ये चीज़ें, इतनी रोटी और ये सब्जी हमें चाहिए। वहाँ पर उन्होंने पैक करके रख दी, वहाँ पर जो उनका सर्विस बॉय है वो लेके चला गया और हमें ला के दे दी। तो कहीं ना कहीं ये सर्विस सेक्टर है, इसमें भी आजकल रोजगार बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इसके अलावा सेकेंडरी सेक्टर जो फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज होती है वहाँ पर भी रोजगार ज़्यादा है, और एग्रीकल्चर से लोग जो है धीरे धीरे इन सेक्टर्स की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि अब उन्हें मालूम पड़ गया कि एग्रीकल्चर पे जो डिपेंडेंसी है हमारी वो हमें कम करना होगी। यदि वहाँ 8 लोग काम कर रहे हैं और 4 की जरूरत है या 5 की जरूरत है, तो 5 को वहाँ रहने दिया जाए, बाकी जो 4 है वो दूसरी जगह जाके वर्क करें। तो जो डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन है वो वहाँ से हट जाएगी। ओके, अब यहाँ पर एक स्टोरी ऑफ विलेज का एक पूरा का पूरा एक स्टोरी दी हुई है इन्होंने, तो इसको आप लोगों को रीड करना है। तो पेज नंबर 26 पे है और 27 पे है। इसमें भी यही सारी सिचुएशन बताई गई है जो हमने अभी डिस्कस करी है, इससे कोई हटके नहीं है, बस यहाँ पर चंद नाम ले लिए गए हैं। ओके, और कुछ चीज़ों के बारे में, कुछ फैमिलीज के बारे में डिस्कस किया गया है। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। कल से हम लेसन नंबर 3 पढ़ेंगे, पॉवर्टी एज ए चैलेंज। मैं लेसन नंबर 2 के स्क्रीनशॉट्स या बाकी जो चीज़ें वो आपको प्रोवाइड कर चुका हूँ, वो आप लोगों को कंप्लीट करना है। और आज का जो होमवर्क वगैरह है वो नीचे मैं आपको दे दूँगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। और इसके अलावा नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर रहेगा वो पॉवर्टी एज ए चैलेंज रहेगा। ओके, तो 3rd चैप्टर हम कल से डिस्कस करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।